आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक शेल के बारे में कि इलेक्ट्रिक शेल क्या होती है। तो सेल्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, है ना। देखो, जो शेल है वैसे तो केमिस्ट्री के अंदर भी सेल्स के बारे में पढ़ाया जाता है और फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। बायो वाली शेल अलग होती है और ये शेल अलग होती है, ठीक है। ये कौन सी शेल हो रही है? शेल का मतलब है कोई भी शेल जिसे हम मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। तो वही उस वाली शेल की बात हो रही है यहाँ पे, बायो वाली अलग है। तो इलेक्ट्रिक शेल का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक शेल इज ए डिवाइस इन विच ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन इट्स टर्मिनल्स आइदर बाय केमिकल रिएक्शन और बाय मैकेनिकल एक्शंस। ठीक है, शेल्स को आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू या फिर मैकेनिकल एक्शंस के थ्रू क्या होता है भाई? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन रखा जाता है किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के बीच में। तो शेल अगर दे रखी है तो शेल में क्या होते हैं? टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल होंगे। एक को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और एक को मतलब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एक को क्या बोलते हैं? कैथोड, और एक को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। तो एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और वो किसी न किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है भाई? वहाँ जो टर्मिनल्स हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है। और सेल्स का एक्चुअल में काम क्या होता है? सेल का काम होता है कि जैसे केमिकल एनर्जी है तो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करके देता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर देता है, जो शेल होती है। अब दो शेल्स को पास में अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए, तीन शेल्स को सीरीज में जोड़ दिया, 4, 5, 6 कितनी भी शेल्स अगर हैं, उन्हें अगर लगातार 1 बाय 1 एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से अगर सेल्स को हम जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वो बैटरी बन चुकी है। क्या बन जाएगी? वो बैटरी बन जाएगी। अब कोई भी शेल अगर दे रखी हो तो इस तरीके से सेल का आप रिप्रेजेंटेशन कर ही सकते हो भाई। देखो यहाँ पे, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना। तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर कैसा चार्ज है भाई? नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किधर मूव कर रहे होंगे भाई? पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करते आ रहे होंगे। तो इस तरीके से है, ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये कौन सा है? लो पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो कर देता है सेल्स के अंदर, जो भी कोई शेल दे रखी होगी। अब यहाँ पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है खुद का। सेल के कुछ देखो पार्ट होते हैं, जैसे कोई भी शेल अगर दे रखी है, सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरीके से करते हैं। ये है सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको क्या मान लेते हैं? बी। और कोई भी शेल अगर दे रखी है तो उसका आपको एक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हुआ होगा जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? आर से, स्मॉल आर जो होता है उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का जो खुद का अपने अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो अभी तक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ था। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब होता था कोई भी हमें क्या दे रखा होता था? वायर दे रखा होता था, और वायर में बाहर क्या जोड़ दिए जाते थे? रजिस्टर जो भी होते थे, जैसे बल्ब जोड़ दिया है, टीवी जोड़ दिया है, एलईडी जोड़ दिया है, तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करते हैं। उसी को हम क्या बोलते थे? कि वो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये किसके लिए बात यूज हो रही है भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल के अंदर का खुद का होता है। तो सेल के अंदर का खुद का रेजिस्टेंस कैसे होगा भाई? क्योंकि वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहे होते हैं। तो उन्हीं के बीच का जो होता है, देखो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ शेल इज नॉन एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, या नॉन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ शेल। तो इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड के कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, रेजिस्टेंस लगता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर से आप उसे रिप्रेजेंट कर दोगे। तो यही यहाँ पे बना भी हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे, जैसे ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वाले जो हैं, ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड है, और ये किस में है भाई? इलेक्ट्रोलाइट से। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट भी आपस में क्या बना रहे होंगे भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस बना रहे होंगे। बाहर जैसे बल्ब जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये जो खुद का इसके कारण इलेक्ट्रोड्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट से जो मिल के बनी हुई है शेल, उसके कारण जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो समझ गए इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। अब कई बार हमें ये भी पूछा जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा।
इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है भाई, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। किसके बराबर होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सिमिलरली कुछ इसी tariके से आप कंपेयर करके बता सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हम देख रहे हैं कि किस पे वो जो है डिपेंड कर रहा होगा, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रोड्स के बीच के सेपरेशन कितना है, बीच की जो डिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स के सेपरेशन पे डिपेंड करता है कि सेपरेशन कितना ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा सेपरेशन होता है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। मोर सेपरेशन मोर विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा सेपरेशन होता है उतना ही ज़्यादा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखाओगे भाई, दूसरा होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया होता है उस चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है। तो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन एरिया, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया है उस पर भी ये डिपेंड करता है, और उसके किस तरीके से डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनली करता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा, एरिया की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से ही आप कंपेयर करके बता सकते हो इस चीज़ को भी। तीसरा आप बोल सकते हो कि ये जो है इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है वो है कैसा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी ये डिपेंड करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया है उसका नेचर क्या है उस चीज़ पे भी जो है डिपेंड करेगा। जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था भाई, ये डिपेंड करता था कि जो मटेरियल है वो कैसा है, किसका बना हुआ है, और ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है, किसका बना हुआ है, तो उस चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट यहाँ लिख सकते हो, सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उस पर किसी भी शेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो डिपेंड करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं, और ईएमएफ को कैपिटल ई या स्मॉल ई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस तरीके से ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ईएमएफ नाम से देखने में तो ऐसा लगता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा लगता है कि ये कोई फोर्स है, लेकिन ये एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता है, कोई भी ये फोर्स नहीं होता है। अब फोर्स नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो इसका काम होता है कि कोई भी, जैसे बैटरी आपको दे रखी है, कोई भी सेल आपको दे रखी है, उस सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही किसके बराबर होता है भाई, ईएमएफ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। तो शेल के पॉजिटिव टर्मिनल से +1 कूलम चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर होता है। यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल दे रखा है बैटरी का, और ये कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, और यहाँ से मैं बोलूँ कि यहाँ से कोई भी +Q चार्ज है या +1 कूलम चार्ज है, उसको ऐसे करके मूव करवा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने में जितना वर्क करना पड़ता है, तो 1 कूलम को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को ही हम किसके बराबर बोलते हैं, ईएमएफ के बराबर बोलते हैं। तो 1 कूलम को मूव करवाने में जो वर्क डन किया जा रहा है वही किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से आप ईएमएफ को बोल सकते हो कि ये है ईएमएफ का फॉर्मूला। अब ये आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो ई का जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो बराबर आएगा W/Q।
W/Q, ये हमें फॉर्मूला निकल के आया। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है। तो एक्चुअल में हम देखें तो जो काम एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वही काम लगभग इसका है ईएमएफ का भी है। जो फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का था वहाँ पे हमने जो पढ़ा था सेल के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है कुछ उसी तरीके से था, वही कुछ फॉर्मूला हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। तो उसकी जो यूनिट थी वही यूनिट इसकी भी मिलेगी। जैसे इसकी अगर मैं यूनिट निकालूँ तो क्या मिलेगा भाई, जूल पर कूलाम, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, वोल्ट के नाम से जानेंगे। तो इसका भी जो यूनिट है वो क्या मिलेगा भाई, आपको वोल्ट ही मिलेगा। जो ईएमएफ है उसका यूनिट वोल्ट होता है, ना कि ये फोर्स होता है। फोर्स बच्चे लिख देते हैं कि ईएमएफ का यूनिट जो है न्यूटन के बराबर होता होगा, उसे फोर्स समझते हैं। ये फोर्स नहीं होता है, बल्कि क्या है, ये एक तरीके से वोल्टेज का काम कर रहा है। जो डायमेंशन वोल्टेज का होता था, पोटेंशियल डिफरेंस का होता था, वही डायमेंशन किसका निकल के आता है भाई, ईएमएफ का निकल के आता है। सेम डायमेंशन है, और चाहो तो आप डायमेंशन निकाल भी सकते हो, आराम से निकाली जा सकती है इसकी डायमेंशन। और डायमेंशन देखो यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी जो यूनिट है वो तो क्या है, वोल्ट है, और इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, m1 l2 t-3 और i-1, या फिर a-1 भी आप इसे लिख सकते हो। ये डायमेंशन i कैसे, वो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, ये इसका फॉर्मूला है, तो इसकी मदद से मैं आराम से निकालूंगा। वर्क की हम डायमेंशन याद कर रखे हैं, वर्क की डायमेंशन या तो आप ml-2 सॉरी फोर्स की होती है ml-2 और वर्क की कितनी होती है ml/t-2। तो कितना है ml/t-2 अपॉन में चार्ज है। चार्ज की डायरेक्ट तो आप लिखोगे नहीं, चार्ज किसके बराबर होता है, Q बराबर होता है IT के। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप भाई, AT लिख सकते हो। यहाँ पे कितना लिखोगे आप, यहाँ पे AT लिखोगे, यानी इसकी जो डायमेंशन मिलेगी, EMF की जो डायमेंशन मिलेगी वो मिलेगी ml2 a-1 और t माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हो। तो यूनिट याद रखेंगे, डायमेंशन फार्मूला याद रखेंगे, डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हो बहुत आराम से कि 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज को सेल के हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक मूव करवाने के लिए जो वर्क डन है वही किसके बराबर होगा, हमारा ईएमएफ के बराबर है। क्लियर है आपको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को भी समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि शेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं शॉर्ट में। तो शेल का यहाँ पे ईएमएफ होता है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके जो टर्मिनल हैं, ए पॉइंट ये मान लिया और बी पॉइंट ये मान लिया। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम किस नाम से जानते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किस नाम से जानते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप V से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से। अब देखो है क्या ये, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ शेल इन ए क्लोज्ड सर्किट। किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर दोनों जो पोल्स हैं शेल के, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द शेल। अच्छा, क्लोज सर्किट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से फ्लो कर रहा होगा। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट बाहर जा रहा होगा। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि शेल खुली हुई है, यानी करंट बाहर नहीं जा रहा होगा। तो क्लोज सर्किट होना चाहिए, तो जितना भी करंट जा रहा है, जो करंट ड्रॉन कर रहा है फ्रॉम द शेल, इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई भी दो जो पोल्स हैं, उन दोनों पोल्स के बीच का ही जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप किस नाम से जानोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानोगे। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, V से। इसकी भी यूनिट क्या मिलेगी आपको, वोल्ट मिलेगी, और डायमेंशन कितनी मिलेगी, ml2 t-3 a-1 या i-1, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है, वही यूनिट किसकी आएगी, ईएमएफ की, और वही यूनिट किसकी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की आएगी। ठीक है, इतना ही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। अगला है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए शेल इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू ईएमएफ ऑफ शेल। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो V होता है, उसकी वैल्यू हमेशा ईएमएफ की या तो बराबर होगी या फिर उससे छोटी रहती है। V की वैल्यू हमेशा किससे छोटी रहती है, ईएमएफ। ईएमएफ जो होता है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। एक तरीके से ईएमएफ जो है मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है। जितने मैक्सिमम वोल्टेज कोई भी शेल सप्लाई कर सकती है, उन मैक्सिमम वोल्टेज को हम उसका क्या बोलते हैं कि वो उसका ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ ही मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होती है, इसीलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा इस ईएमएफ से क्या रहेगा भाई, छोटा रहेगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। तो V हमेशा ईएमएफ से छोटा या बराबर रहेगा। आगे चलते हैं।
चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ शेल। जो शेल होती है, शेल को जैसे हम चार्ज करते हैं तो शेल के जैसे दो होते हैं काम, एक तो चार्ज किया जाता है, डिस्चार्ज भी होगा। चार्ज कब कब होता है भाई, जैसे आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, तो मोबाइल को चार्ज कर रहे हो यानी उसे इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं। मोबाइल को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तब हम उसे बोलते हैं कि वो चार्ज हो रहा है, मोबाइल की जो बैटरी है, शेल है, वो चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है कि जब हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो वो डिस्चार्ज होता रह रहा है, अपने आप में डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का उसका हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को खींच रहे हैं। तो चार्जिंग बोले तो इलेक्ट्रिक करंट शेल को दिया जा रहा होगा, और डिस्चार्जिंग बोले तो इलेक्ट्रिक करंट उससे लिया जा रहा होगा, उसका हम यूज़ कर रहे होंगे। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक शेल एंड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट के बारे में भी हम समझेंगे कि चार्जिंग कैसे होता है, डिस्चार्जिंग कैसे होता है, ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है, या फिर शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले डिस्चार्जिंग ऑफ शेल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ शेल, सेल का डिस्चार्ज होना। तो देखो ये शेल बना रखा है, सेल का ईएमएफ है, इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, कितना है, आर है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कैसा है भाई, नेगेटिव टर्मिनल है। तो शेल से यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट देखो बाहर की ओर जा रहा है, आई जो करंट है वो क्या किया जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट अगर बाहर की ओर जा रहा है इसका मतलब ये डिस्चार्ज हो रही है, क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो इस कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो किसके बराबर होगा, जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ कम होंगे अगर डिस्चार्ज हो रही है तो कितने हो जाएंगे, E माइनस आई आर। तो इलेक्ट्रिक करंट बाहर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर कितने पोटेंशियल हैं, E के बराबर है, इसमें से कुछ कम होगा, किसके बराबर, I करंट जा रहा है, R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो V का फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा, E माइनस आई आर। ये तब होता है जब डिस्चार्ज होता है। अगर मैं बोलूँ ये चार्ज की जा रही है, अगला केस मैं बताऊंगा अभी, तो चार्ज का मतलब आई इसको दिया जा रहा होगा, तब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, E प्लस आई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E प्लस आई आर। तो प्लस कब आएगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा, माइनस कब होगा, जब दिया जा रहा है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए शेल, करंट इनसाइड द शेल इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड करंट आउटसाइड शेल इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इन दिस केस EMF इज मोर देन टर्मिनल वोल्टेज। तो EMF जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से क्या होगा, ज़्यादा होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज जो होते हैं वो EMF से क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो गई है भाई, यहाँ से कम हो गई। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये होता है हमारा कब, जब डिस्चार्जिंग ऑफ शेल हो रहा है। लेकिन अगर चार्जिंग ऑफ सेल किया जाए, चार्जिंग ऑफ सेल का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट अब इसको क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, I इलेक्ट्रिक करंट दिया है, तब यहाँ पे V किसके बराबर हो जाएगा भाई, E प्लस आई आर हो जाएगा, E प्लस आई आर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो V बराबर E प्लस आई आर। और इस कंडीशन में बोल सकता हूँ कि जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो EMF से क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। वही चीज़ है, बाकी सारी चीज़ सेम लिखी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज ग्रेटर देन EMF ऑफ शेल। तो EMF से सेल से ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जुड़ गया है। दोनों चीज़ क्लियर है। अगला है हमारा नेक्स्ट जो है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का देखो क्या मतलब होता है। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि सर्किट खुला हुआ है। ओपन सर्किट का मतलब सर्किट खुला हुआ है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में फ्लो नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब है आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और आई की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब है, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर या V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, तो दोनों ही कंडीशन में खुला हुआ है, ना इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है ना लिया जा रहा है, तो I की वैल्यू अगर 0 है तो V किसके बराबर मिल जाएगा, E के बराबर। तो इस कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो किसके बराबर मिलेंगे भाई, इसके EMF के बराबर हो जाते हैं। इस कंडीशन में V किसके बराबर आ गया, E के बराबर आ गया। यहाँ पे आप देखोगे, इफ़ द टर्मिनल ऑफ शेल are left open or shell is connected to infinite external resistance, then circuit is said to be open circuit. In open circuit, resistance is infinity and hence terminal potential difference is equal to EMF of shell. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर मिल गया है भाई, EMF शेल के बराबर मिल गया है। और इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक करंट 0 जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट 0 जाने का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो बढ़ाते 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 इतना रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया कि इलेक्ट्रिक करंट 0 चला गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ओपन सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिटी हो जाएगी। और टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर मिलेंगे, हमारे EMF के बराबर मिल जाएंगे। समझ रहे हो, तीनों केस क्लियर हो गए। अगला देखेंगे फोर्थ जो है क्या है, शॉर्ट सर्किट ऑफ शेल। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट जैसे ही होता है तो वायर जो अपने आप पिघल जाते हैं और आग जल जाती है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया।
भड़ाक से आवाज़ होती है, वायर पिघल जाते हैं। इफ़ बोथ द टर्मिनल्स ऑफ ए शेल आर डायरेक्टली कनेक्टेड, दोनों टर्मिनल को अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए विद ए कंडक्टिंग वायर, किसी कंडक्टिंग वायर से, देन द सेल इज सेड टू बी शॉर्ट सर्किटेड। तो उस सेल को क्या बोला जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो किसी भी शेल को डायरेक्ट अगर किसी कंडक्टर से पॉजिटिव और नेगेटिव को डायरेक्ट ही आपस में ही अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इन दिस केस करंट थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इस कंडीशन में करंट क्या जाता है भाई, मैक्सिमम जाता है। आई की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो करंट थ्रू सर्किट इज मैक्सिमम वाइल टर्मिनल वोल्टेज इज जीरो। अगर करंट मैक्सिमम जा रहा है तो देखो आई किसके बराबर होगा, ई अपॉन आर, और आई अगर ई अपॉन आर के है इसका मतलब है वी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो वी जो है यहाँ पर जीरो हो जाता है। अच्छा, वी ई के बराबर कब हुआ था, जब ओपन सर्किट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट हो गया था। और यहाँ पर करंट मैक्सिमम जाएगा कब, जब शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा। मैक्सिमम करंट जाने पे वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट उसी को बोल देते हैं। और यहाँ पर वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है, चारों केस क्या क्या है हमारे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ ऑफ शेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अक्सर करके डाउट रहता है बच्चों को कि एक्चुअल में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का खास अंतर क्या होता है। सब कुछ तो सेम सा ही लग रहा है कि फॉर्मूला लगभग सेम ही है और यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, तो आखिर इनके अंदर एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, तो उन चीज़ को समझ लेते हैं। तो एक्चुअल में जो ईएमएफ डिफाइन होता है, ईएमएफ कब डिफाइन होता है, जब सर्किट ओपन होता है तो उसकी मैक्सिमम जो वोल्टेज होते हैं वही ईएमएफ के बराबर होता है, जब सर्किट से कोई भी करंट नहीं लिया जाता है, ओपन सर्किट होता है उस टाइम पे। देखो, ईएमएफ इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ शेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द शेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। तो जब सर्किट ओपन होता है, इलेक्ट्रिक करंट जीरो जाता है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, तब जो भी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट के समय कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं जा रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही किसके बराबर बोला जाता है, ईएमएफ के बराबर बोला जाता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट अगर है, क्लोज सर्किट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो कर रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तब कहीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल आ रहा है उसको आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे। तो ये क्लोज सर्किट के लिए डिफाइन हो रहा है और ये एक्चुअल में ओपन सर्किट के लिए डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे अगला है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं कि कितना रेजिस्टेंस है, क्या है, वो खुद का इसका सेल का अपना अंदर का मामला है। और ये क्या होता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। ये जो होता है वो रेजिस्टेंस के क्या करता है भाई, प्रोपोर्शनल करता है। आप जानते हैं वी किसके बराबर होता है, आई आर के होता है, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, आर के। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हम बोल देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। अगला द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो ये केवल और केवल किसके लिए यूज़ किया जाता है, सोर्स के लिए, कि सेल क्या है, सेल का एक्चुअल में प्रॉपर्टी बता रहा है। एंड इट इज़ द मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्किट। ये किसी सर्किट के बीच में होगा, ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि सेल क्या है, सेल क्या नहीं है। ये सेल पे डिपेंड कर रहा है, सेल पे डिपेंड एक्चुअल में नहीं करता है। इट इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट। तो ईएमएफ की जो वैल्यू होती है किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उससे ज़्यादा होती है। मैंने पहले बताया था मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है। हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज। जब सेल को चार्ज किया जाता है तब ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, अदरवाइज डिस्चार्जिंग की कंडीशन में तो ये हमेशा कम ही होता है। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 इन चारों पॉइंट्स को लिख सकते हो और ये चारों ही किसके डिफरेंस आ जाएंगे, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक छोटा सा क्वेश्चन है, द टर्मिनल डिफरेंस इज जीरो। अगर टर्मिनल डिफरेंस जो है जीरो के बराबर आ रहा है तो आपको बताना है टर्मिनल डिफरेंस का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो बताइए कैसा सर्किट रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, ओपन रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा या नन ऑफ दीज। पक्का? तो ओपन सर्किट के अंदर क्या टर्मिनल पोटेंशियल जीरो होता था, याद करो एक बार। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या हो रहा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो रहा था। और ओपन सर्किट में क्या हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था, ए के बराबर हो रहा था। तो कौन सा आंसर आएगा, शॉर्ट सर्किट आएगा। तो आप कैसे बोल रहे थे ओपन सर्किट आए, अभी तो पढ़ा था। तो कौन सा आ जाएगा हमारा, शॉर्ट सर्किट आ जाएगा। जब टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट द करंट इज, शॉर्ट सर्किट अगर हो रहा है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करता है, तो करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, नहीं मैक्सिमम, ओ मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी तो कल पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ शेल्स। ये सेल के बारे में बेसिक सा लेक्चर है कि सेल एक्शन में है क्या, क्या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या ईएमएफ होता है, इनके बीच में रिलेशन आप किस तरीके से दे सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, वो भी आप देखो, अभी मैं बता ही देता हूँ आपको। आपको याद रखना है कि जब क्लोज्ड सर्किट है, इन क्लोज्ड सर्किट, कोई भी अगर क्लोज्ड सर्किट दे रखा हो, उसके बारे में एक चीज़ हम बताते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को आप कैसे निकालोगे। इन क्लोज सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ शेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ शेल, देखो ये और कर लेते हैं इसी में। देखो भाई, अगर कोई भी सर्किट दे रखा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पूछा जाए तो कैसे आएगा। ये हमारे पास शेल है, ईएमएफ कितना है ई, रेजिस्टेंस कितना है आर, कोई ना कोई बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगा जिसको मैंने कितना मान लिया आर, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, कितना जा रहा है भाई, आई करंट जा रहा है। तो हम जानते हैं V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है, ओके। हम ये भी जानते हैं कि V किसके बराबर होता है, E माइनस आई आर के बराबर होता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बाहर जा रहा होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लिख सकता हूँ। अगर ऐसा लिखिए तो मैंने इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आई आर को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो आई आर बराबर आ जाएगा ई माइनस वी के बराबर आ जाएगा। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो आर को अगर मैं सेपरेट कर दूँ तो ई माइनस वी अपॉन कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को सेपरेट करना है। अच्छा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि वी किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। वी किसके बराबर होता है, सॉरी, वी किसके बराबर होता है भाई, आई आर के बराबर होता है। या फिर अगर आप आई की जगह लिखना चाहो तो आई किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से वी अपॉन आर के बराबर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई की जगह लिख दिया वी अपॉन आर, तो अपॉन आर किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वी को मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ तो आर किसके बराबर आ जाएगा, ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी कितना हो जाएगा 1, इनटू में क्या मिलेगा आर। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ शेल। तो ध्यान रखना है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आर किसके बराबर होता है, ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। क्या फॉर्मूला होता है, ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ शेल, तो ये आप रिलेशन वहाँ पे दे सकते हो। बहुत आसान तरीके से कर दिया है, आप जानते ही हो। क्लोज सर्किट अगर है तो V कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर। आर को सेपरेट कर लिया है और आई की जगह हमने क्या लिख दिया, V अपॉन आर। तुरंत आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ शेल, सेल का कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, सीरीज में कैसे है, पैरेलल में कैसे है, वो अगली क्लास में करेंगे। क्लियर है, लिख लो आप।